सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 12 कला वर्ग, भाग 2, विषय समाजशास्त्र और प्रकरण उपनिवेशवाद। इसके पहले हम लोग भारतीय समाज की संरचना और भारतीय समाज की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज दूसरे भाग में हम लोग उपनिवेशवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोग भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं देख चुके हैं। आज हम लोग उपनिवेशवाद पर चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद वह दशा है जिसमें कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल देश पर अधिकार करके वहां अपना शासन स्थापित कर लेता है। ऐसी व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब हम लोग एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री J.A. हॉब्सन के अनुसार उपनिवेशवाद की परिभाषा देखेंगे। उपनिवेशवाद किसी विदेशी सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस तरह प्रसार करना है जिससे उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। तो इस तरह देखेंगे। इनका कहना था, समाजशास्त्री जो थे J.A. हॉब्सन, और कह रहे थे कि इस तरह से अपनी जो उपनिवेशवाद होता है, विदेशी शासन इस तरह से हावी हो जाता है या उस पर अपना समृद्धि कर लेता है जिससे वहाँ के लोग रहने वाले उनकी संस्कृति और सभ्यता को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। तो इसी को J.A. हॉब्सन ने कहा कि उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अब उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद हम लोग उपनिवेशवाद की पहली विशेषता देखेंगे। उपनिवेशवाद शक्तिशाली राष्ट्रों की विस्तारवादी प्रकृति को स्पष्ट करता है। देखें, जो भी उपनिवेशवाद राष्ट्र होता है, शक्तिशाली राष्ट्र, वह दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिकार करने के बाद वहाँ पर अपना विस्तार करता है। तो इस विस्तारवादी प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है उपनिवेशवाद। दूसरी विशेषता उपनिवेशवाद की है कि उपनिवेशवाद एक दीर्घकालीन शोषण की नीति पर आधारित दशा है। लेकिन जो उपनिवेशवाद होता है, जो एक समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र जब दुर्बल राष्ट्र पर अपना अधिकार करता है तो वह लंबे समय तक, दीर्घकालीन शोषण का मतलब लंबे समय तक उसका शोषण करता है और तरह तरह की नीतियों को अपनाकर इस तरह से शोषण करता है जिससे वह पूर्ण रूप से उसके अधीन हो जाए। और यह अगली हम लोग विशेषता देखेंगे। औपनिवेशिक शासन में लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जाता है। लेकिन जो औपनिवेशिक शासक होते हैं वह किसी न किसी प्रकार से जिस पर उनका उपनिवेशवाद या जिस पर उनका शासन होता है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से उन पर दबाव डालते रहते हैं जिससे वह मजबूर पूर्ण रूप से उनके अधीन हो जाए और जिससे वे स्वयं भी अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत के अधीन समझने लगे। इतना उनको प्रताड़ित या पीड़ित कर देते हैं कि अंततः वह मजबूर होकर उनके शासन के अधीन या उनके साम्राज्य के अंदर उनके कहे हुए बातों का पालन करने लगते हैं। अगला देखेंगे, विदेशी सरकार द्वारा कूटनीति की सहायता से ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं जिससे उस देश के
मूल निवासी अपना सामाजिक आर्थिक विकास करने के योग्य न बन सके। तो इस तरह देखें, अगली जो विशेषता हम लोग देख रहे हैं उपनिवेशवाद का, उसमें विदेशी जो शासन माने जिसका उपनिवेशवाद होता है जिस देश का, तो वह इस तरह से अपने कुछ न कुछ कूटनीति, जैसे देखेंगे हमारे देश में भी भारत में अंग्रेज आए, यहाँ पर तरह तरह की नीतियों का उपयोग करके हमारे राज्य पर शासन किए। उसमें देखेंगे यह भी है कि फूट डालो शासन करो, इस नीति को अपनाकर हमारे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिए। और इस नीति के तहत देखेंगे फूट डालो शासन करो, इसके लिए वह क्या करते थे, मुस्लिम माने समाज के मस्जिद में सुअर कटवा देते थे और उन्हीं जाकर मुसलमानों से कह देते थे कि ऐसा हिंदुओं ने किया। और देखेंगे जो मंदिरों में गाय कटवा देते थे और इसी चीज़ को जाकर हिंदुओं से कहते थे कि या ऐसा मुसलमानों ने किया। इस तरह से देखेंगे दोनों को आपस में लड़ा देते थे, जिससे कि वह इसका फ़ायदा उठाते थे। तो इस तरह से देखेंगे कई माने नीतियों का उपयोग करके जो उपनिवेशवादी शासक होते हैं वह अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं हैं। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, अगले टॉपिक की तरफ। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में अपने देश के प्रति निष्ठा और बलिदान को प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में अपने देश के प्रति निष्ठा और बलिदान को प्रोत्साहन देती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद का उदय। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद का उदय। उपनिवेशवादी काल में साम्राज्यवादी देशों के द्वारा होने वाले शोषण तथा उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप विभिन्न पराधीन देशों में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष प्रारंभ हुए। क्योंकि कोई भी उपनिवेशवादी जो शासक या उपनिवेशवाद देश होते हैं वह दुर्बल देश पर इतना उनका शोषण कर देते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कि अंततः वहाँ के जो लोग रहने वाले थे इतने पीड़ित हो जाते हैं कि अंततः उनसे स्वतंत्रता या स्वतंत्र होने की इच्छा उनके अंदर जागृत होती है। तो इस तरह इतना पीड़ित होने के बाद उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। तो देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय उसी का परिणाम माना जाता है। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा सामाजिक अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक शोषण से मुक्ति के रूप में हुआ। तो इस तरह देखेंगे अंग्रेज यहाँ आए वह भी हर तरह से देखेंगे हम लोग का भारतीयों का सामाजिक शोषण किए, आर्थिक शोषण किए, राजनीतिक शोषण किए, सामाजिक शोषण और धार्मिक, माने इतना शोषण कर दिए कि अंततः वह उनके शासन से ऊब कर उनके खिलाफ विद्रोह किए और वह उनसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन भी शुरू किए। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके पहले देख लिए राष्ट्रवाद, अब देखेंगे समुदाय। समुदाय ऐसे लोगों का समूह जो समान धर्म, जाति, कार्य इत्यादि से संबद्ध होते हैं उसे समुदाय कहते हैं। नहीं, समुदाय किसे कहते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो समान धर्म, जाति, कार्य इत्यादि से संबद्ध होते हैं उसे समुदाय कहते हैं। यानी जहाँ पर माने एक ही समान संस्कृति और सभ्यता के लोग या जाति के लोग या व्यवसाय के लोग रहते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे समुदाय के प्रकार।
समुदाय के प्रकार। समुदाय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। समुदाय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहले प्रकार को देखेंगे ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय यह वह समुदाय है जिसमें अधिकांश लोग कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। इस समुदाय के लोगों की सामान्य आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। उनके रहन सहन का स्तर बहुत सरल और सादा होता है। तो इस तरह से देखेंगे, माने ग्रामीण समुदाय उसे कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग माने आजीविका का जो उनका साधन होता है वह कृषि होता है। माने कृषि के माध्यम से अपने आजीविका की व्यवस्था करते हैं और उनकी देखेंगे आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। माने कम इच्छाएं होती है, ज़्यादा उनका इच्छाओं का विस्तार या ज़्यादा नहीं होता है। और तो इस तरह से देख लिए हम लोग कि ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं। माने जहाँ ज़्यादा जो लोग रहने वाले होते हैं वह कृषि के द्वारा ही अपना जीविका उपार्जन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रामीण समुदाय। तो इस तरह से ग्रामीण समुदाय देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो समुदाय है वह नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय पहला जो समुदाय था ग्रामीण समुदाय, दूसरा है नगरीय समुदाय। यह समुदाय का वह रूप है जिसमें 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं तथा जहां सरकार द्वारा नगर पंचायत के द्वारा स्थानीय शासन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि नगरीय समुदाय क्या है। नगरीय समुदाय उसे कहते हैं जहाँ पर देखेंगे जहाँ की जो जनता होती है या वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वह 75% माने 100 में 75% देखेंगे वहाँ के लोग जो हैं वह कृषि कार्य के अलावा माने कृषि से अलग हटकर दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं और उनका वहीं जीविकोपार्जन का क्या होता है माध्यम होता है, जिसके माध्यम से अपनी आजीविका की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे देखेंगे इसको हम लोग नगरीय समुदाय के क्या नगरीय समुदाय कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे जो अगली व्यवस्था है, अगली जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय यह वह समुदाय है जो सभ्यता की चकाचौंध से दूर किसी दुर्गम पर्वतीय या जंगली क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी संस्कृति और आर्थिक विशेषताएं ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय से अलग होती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। अब जनजातीय समुदाय, यह समुदाय दोनों समुदायों से अलग होता है क्योंकि यह देखेंगे यह दुर्गम इनकी जो रहन सहन होता है वह पर्वतीय क्षेत्रों जंगली क्षेत्रों माने इन स्थानों पर रहते हैं और इनका जो ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं और जो नगरीय समुदाय की विशेषताएं होती हैं उनसे भिन्न होता है। और देखेंगे इस तरह से हम लोग देख लिए समुदाय किसे कहते हैं और समुदाय की कितने प्रकार के होते हैं। तो इस टॉपिक के साथ देखेंगे अब यह हम लोग का पाठ समाप्त होता है, लेकिन आप लोग यह ध्यान देंगे कि आप लोग नोट बनाना नहीं भूलेंगे। इससे आपके पास नोट रहेगा तो उसको आपको दोहराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आपका यह पाठ समाप्त हुआ।